ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में ईरान ने कमोबेश 402 मिसाइल इसराइल पर दागी और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, जिस पे आप फख्र करते थे, जिसे आप कहते थे कि आपका आयरन डोम है और उसको दुनिया में कोई भी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी रिसीव नहीं कर सकती, रिसीव किया। इसमें मेरे पर्सन साथ ही जब उन्होंने मिसाइल दागे तो उस पर बड़े डिफरेंट क्लेम है, जिसमें इसराइल ने कहा कि इन्होंने हम पर तकरीबन कमोबेश 150 या 158 मिसाइल दागे हैं और जिसमें कोई भी निशाने पे हदफ पे नहीं लगा। ये बिल्कुल क्लियर था। ईरान ने सैटेलाइट पिक्चर भी रिलीज की जिसमें बताया भी, दिखाया भी, निशानदेही भी की, जिसमें मोसाद का उन्होंने हेडक्वार्टर को टारगेट किया, एयर बेस जो थी जहां उनके F-35 तैयारे खड़े थे उसको टारगेट किया और काफ़ी सारे उनके तैयारों को निशाना बनाया। जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में ईरान ने कमोबेश 402 मिसाइल इसराइल पर दागी और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, जिस पे आप फख्र करते थे, जिसे आप कहते थे कि आपका आयरन डोम है और उसको दुनिया में कोई भी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी रिसीव नहीं कर सकती, रिसीव किया। इसमें मेरे पर्सनल एनालिसिस शुरू से रहे। इससे पहले ईरान ने अप्रैल में जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 था, जिसमें रिटेलिएशन की इसराइल पे मिसाइल दागी, वो मैं समझता हूँ, मेरे तज्जिया या मेरे एनालिसिस ये है वो कि टेस्टिंग थी, जिसमें ईरान ये देखना चाह रहा था इनकी कैपेसिटी क्या है और उस कैपेसिटी के बाद वो पूरी ताकत से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। साथ ही जब उन्होंने मिसाइल दागे तो उस पर बड़े डिफरेंट क्लेम है, जिसमें इसराइल ने कहा कि इन्होंने हम पर तकरीबन कमोबेश 150 या 158 मिसाइल दागे हैं और जिसमें कोई भी निशाने पे हदफ पे नहीं लगा। ये बिल्कुल क्लियर था। ईरान ने सैटेलाइट पिक्चर भी रिलीज की जिसमें बताया भी, दिखाया भी, निशानदेही भी की, जिसमें मोसाद का उन्होंने हेडक्वार्टर को टारगेट किया, एयर बेस जो थी जहां उनके F-35 तैयारे खड़े थे उसको टारगेट किया और काफ़ी सारे उनके तैयारों को निशाना बनाया, जिसपे कंप्लीट सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल इंटरनेट पे अभी हैं और आपको इस व्लॉग के अंदर नजर भी आएंगे। तो ये तो बड़ा क्लियर जवाब था ईरान का इसराइल की तरफ। साथ में जो बेहतरीन किस्म का मैसेज ईरान ने इसराइल को दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो अभी तो बैलिस्टिक मारे, फिर हम लोग हाइड्रोजन मारेंगे, फिर आप पे दूसरे मिसाइल लगाएंगे, दागेंगे, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब बात ये है कि इसराइल को अगर रिटेलिएट करना है तो दैट इज अ वन वे मिशन। इसराइल अपने F-35 तैयारों को यूज करता है मिशन के अंदर, इसके अलावा कोई दूसरी चीज उसमें यूज की नहीं जा सकती। दिस इज वन वे मिशन। तो ये 110% श्योरिटी है कि वो जाएंगे तो सही, वापस शायद ना आए। अपने हदफ को, अपने टारगेट को जरूर बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा ये कि जो उनके जेट्स हैं F-35 वो ज़रूर उनके हाथ से निकल जाएंगे और अगर ये टेक्नोलॉजी इनके हाथ से निकली तो यकीनन रशिया, ईरान, दूसरे खलीजी ममालिक और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी ज़रूर पहुँच जाएगी। तो ये बड़ा ख़तरा है और ये ख़तरा ना सिर्फ इसराइल को है, साथ साथ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ और US को भी है। इसी वजह से अगर आप देखिए परसों के इंटरव्यू में इमानुएल मैक्रोन जो उन्होंने क्लियर और वाज़ा पैगाम दिया कि हम नेतन्याहू को किसी भी तरह से जंग में सपोर्ट नहीं करेंगे और उस पर उन्होंने पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू ने और उस पर कहा कि इजराइल आइदर विन और लॉस और विन विदाउट योर सपोर्ट। तो जब फ्रांस ने उनको वाज़ह तौर पे पैगाम दिया, मैक्रोन ने कहा, उनको बताया कि भाई हम आपकी किसी तरह से मदद नहीं करेंगे। मसला क्या है? मसला ये कि देखिए, यूरोप ये अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि देखिए उनका धंधा चलता है जंग से, ठीक है, जंग लगती हैं, झड़पें लगती हैं और जितनी भी अभी तक ईरान इसराइल में वॉर्स हुई हैं, तमाम प्रॉक्सी वॉर्स थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। तो ये तो क्लियर एकदम वाज़ा इनिशिएशन था और ये स्टार्ट थी, ये बिगनिंग थी कि जंग अजीम स्टार्ट हुई और तीसरी जंग अजीम होती। अगर तीसरे जंग अजीम स्टार्ट होती और लग जाती तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा लॉस किसको होता? जिनकी स्टेबल इकोनॉमी है, US, यूरोप, अदर कंट्रीज जो सपोर्ट हैं। अब इसमें कॉलोनाइजेशन हो रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, जैसे इसमें 3 तरह की कॉलोनीज हैं। अगर इसमें मिसाल के तौर पर जंग बंदी हो जाती है तो पहली कॉलोनी जो बनेगी वो US एली की बनेगी, अलायंसेस की बनेगी, दूसरी बनेगी न्यूट्रल की और तीसरी बनेगी ईरान की, जिसमें ईरान के जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके एली हैं, वो उसके साथ होंगे। तो यहाँ फिर रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस की जो जंग होगी ना वो बड़ी डिफरेंट होगी। जो इस्टेब्लिश्ड डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी का तमाम इन्हिसार जो है वो गरीब कंट्रीज़ पे, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर है। तो अगर वो
कॉलोनाइजेशन हो जाती है जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो उसमें होगा ये कि ये जो सारे अमीर कंट्रीज हैं एक जगह हो जाएंगे तो उनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी डिफरेंट हो जाएगी और फिर अर्निंग बड़ा मुश्किल होगा। फिर जो न्यूट्रल कंट्रीज होते हैं उनके लिए ये होगा कि वो बेहतर किस्म की अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर, इंटरनेशनल रिलेशन बनाकर अपनी कंट्री को मुस्तहकम कर सकते हैं। तो ये वॉर में नुकसान जो होता है फिर वो होता है उन्हीं का ये जो इसमें इस टाइम पे इसराइल की सपोर्ट में करे। एक बात तो ये जो मेरे अपने एनालिसिस है। दूसरी बात जो मेरे अपनी पर्सनल ज़ाती इनर फीलिंग या गट फीलिंग कहूँ, उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये जिनको हम कहते हैं यहूद नसारा और ये वाले जो लोग हैं इस तरह के, सॉरी टू से यहूद नसारा, ये जो यूरोपियन है ना, ये बड़ी स्ट्रैटेजी लड़ते हैं, बड़ी स्ट्रैटेजी से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि वी आर नॉट टुगेदर, वी आर नॉट सपोर्टिंग, हम इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे और ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकली वो डोमिनेट करेंगे ईरान को। और फिर उसमें क्या होता है, बैक एंड पे पूरी सपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि भाई हमने कहा था लेकिन हम अपना प्रॉमिस निभाए ना निभाए वो तो हमारा आपस का मामला है। पीछे से फिर सपोर्ट कर टारगेटेड कंट्री को तो डिवेस्टेटेड कर देते हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग। अभी तो आपको नजर आ रहा है कि फ्रांस वहाँ कह रहा है, इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि हम जो है सपोर्ट नहीं करें, लेकिन बाद वे एट दी एंड जब जंग लगती है तो फिर आप देखें सबसे आगे ये रूबरू खड़े। दिस इज माई गट फीलिंग, ये मेरी इनर है कि बहुत पॉसिबिलिटीज है। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई हैं आप देखें सपोर्ट किया है, भरपूर सपोर्ट किया है, पर अब क्यों नहीं कर रहे? इज दैट फॉर डोमिनेट ईरान साइकोलॉजिकली? तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसके जो बात है ना, इसके अगेंस्ट, इसके जो दूसरा फिनोमेना चल रहा है, अगर इन लोगों ने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई कि हम साइकोलॉजिकली डोमिनेट करेंगे ईरान को, तो ईरान ने भी दूसरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें उसने हाल ही में परसों एक मैं समझता हूँ ऐलान ही गया, एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ कि ईरान जो वो एटॉमिक पावर हो गया, वो दूसरा इस्लामिक एटॉमिक पावर बन गया है। अभी तक ईरान ऑफिशियल्स ने कोई भी किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया, बस ये है कि वहाँ जो है अर्थक्वेक के जोर्स लगे, वहाँ उसमें एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने तजुर्बात किए जो कि कामयाब हो। ये अभी तक ऑफिशियल नहीं, ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ। तो फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होने शुरू हो गया, ईरान इज ऑल्सो द एटॉमिक पावर, तो अब जो वॉर होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे वहाँ। अब समझने के लिए आपको पूरी स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके साथ अपने आर्टिकल्स जो हैं वो भी यहाँ रिलीज़ कर दूँ जिसमें बताया जाता है कि इनके ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन अगर ईरान वाकई एटॉमिक पावर बन गया है, वो सेकंड पाकिस्तान इस्लामिक रियासत बन गया जिसके पास एटमी हथियार हैं, तो फिर मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो ये बड़ा बहुत मजबूत किला बन जाएगा फिर इस्लाम का। बात रही कि हम बात करें ईरान इसराइल हेड टू हेड वॉर की, तो इसमें कैपेसिटी आप देखें तो ये कैपेसिटी के डायग्राम्स और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी पिक्चर के ऊपर वाज़ह तौर पे क्लियर है कि इसमें किसकी कितनी कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स इसमें एक तरफ से मैं समझता हूँ कि जिसमें एयरफोर्स जो है वो इसराइल की थोड़ी बहुत बेहतर है, अच्छी, क्योंकि जदीद तैयार है। बाकी तमाम चीज़ों में वो बड़े ही कमज़ोर, और मैं समझता हूँ काफ़ी कमज़ोर हैं। और इवन तो उनकी फ़ौज एक्टिव है, लेकिन ईरान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव फौज। इनके जो आप जेट्स देखें वो भी बड़े अच्छे और बेहतरीन किस्म के हैं। रशियन मैट जेट्स और उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल, एडवांस टेक्नोलॉजिकल और बड़े एंड रिच जेट्स ईरान के पास भी हैं। तो ये अगर जंग बनती है तो फिर बड़ी ख़तरनाक किस्म की होगी और बहुत, दिस इज़ द इनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तो ये बिगनिंग है वर्ल्ड वॉर 3। तो इसमें मेरे जो एनालिसिस थे अपने, अगर मैं ज़ाती कहूँ तो आई बिलीव कि शायद ये जंग ना हो, क्योंकि इसमें आलमी ताकतें चाहेंगी कभी इस तरह की आलमी जंग हो ना। अगर होगा तो इसमें सबका नुकसान है, तो ये कभी नुकसान नहीं चाहेंगे। अमेरिका की तो आधे से ज़्यादा इकॉनमी इसी धंधे पर टिकी के हथियार बेचते हैं। आप सोचिए ना, बेनिफिशियर्स कौन है? ईरान इसराइल की जंग लगती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर्स कौन है? तो धंधा चला रहे हैं जो बड़े कंट्रीज जिनकी फैक्ट्रीज हैं बंदूकें बनाने की, हथियार बनाने की, उनको तो धंधा चमक रहा है ना। जब तक जंग होगी इनकी इकॉनमी सर्वाइव करेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। जितने भी दुनिया के इकॉनमिस्ट हैं वो ये बात करते हैं और ये कहते हैं। तो ये इसमें आप बेनिफिशियर्स भी देखें, लेकिन जब जंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये इसको रोकने के लिए कमीशंस बनाते हैं, यूएन की मीटिंग्स करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करते हैं और उसकी जंग बंदी करते हैं, सैंक्शन लगाते हैं। खुद नहीं समझते तो दोस्तों से समझाते हैं। जैसे अभी ईरान को समझाने के लिए टर्की बीच में आ रहा है, वो नेगोशिएशन कर रहा है, वो बात कर रहा है कि भाई आप जो है आयतुल्लाह ख़मेनी से बात करें, क्योंकि सुप्रीम लीडर हैं, राइट। उन्होंने ऑपरेशन क्रू को मिस प्रूव कर दिया, जो है इस्माइल हानिया का बदला ले लिया। और ये
बड़ी इसमें बहुत सारी बातें हैं यार, दिस इज़ वेरी अमेजिंग यार। वो कोशिश करने के इसराइल किसी तरह से बाज आ जाए, ईरान बाज आ जाए, जंग ना हो। ईरान ने हाल ही में 2000 से ज़्यादा टैंक जो है अपनी बॉर्डर्स पे लगा दिए कि अगर हमें डिटेक्ट हुआ कोई भी जहाज़ या किसी भी तरह की एक्टिविटी उनके बॉर्डर्स पर हो रही है या की जाने की कोशिश हो रही है तो वो रिटेलिएशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इन्होंने अपनी अपनी हवाई जो हदूद है उसको भी बंद कर दिया कि अब हमारे वहाँ कोई जेट यहाँ से ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसका मतलब यही है कि तो पूरी तैयारी से ईरान अभी फुली रेडी है। तो ये तो हिमाकत है अगर इसराइल जाए और अटैक करे, अगर करता है तो वाकई बहुत ख़तरनाक इसके नतीजे। एक तो ये कि रिटेलिएशन में वन वे मिशन है, बचना मुश्किल है। फिर ईरान जो यहाँ से मिसाइल दागेगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपके 3 लेयर सिस्टम को डिसीव कर चुका है, आयरन डोम को वो मट्टी चढ़ा चुका है। और उसके अलावा भी ये तो वो कहता है कि भाई हमने उनका जो सिक्योरिटी जनरल था या जो भी उनका जनरल था आर्मी का उसको क्लियर कहा है अभी तो हमने सिर्फ मजाक किया है, असल हमले तो हम अब करेंगे। अगर आप ये जान जो कि हम आप पे क्या हमले करेंगे तो शायद आप हमसे मुखातिब होने की भी जरूरत ना करो। ये आज की वीडियो थी मेरी एनालिसिस से, काफ़ी सारे इसमें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर जानजेब अलवी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।